साल 1980 की बात है। उत्तरी अफ्रीका के ऊपर एक ट्विन इंजन कार्गो प्लेन उड़ रहा था। यह फ्लाइट किसी पैसेंजर को नहीं बल्कि सामान को ले जा रही थी। प्लेन में सिर्फ क्रू के कुछ लोग थे जिनका काम था इस जहाज को एक रिमोट डेजर्ट एयर स्ट्रिप तक सुरक्षित पहुंचाना। मौसम साफ था लेकिन हवा गर्म और भारी थी। वैसी गर्मी जो आंखों को दिखाई नहीं देती लेकिन धीरे धीरे शरीर से ताकत खींच लेती है। लगभग 2 घंटे की उड़ान के बाद दाईं इंजन में प्रॉब्लम शुरू हुई। शुरुआत में पायलट ने इसे एक रूटीन इश्यू समझा, लेकिन कुछ ही मिनटों में साफ हो गया कि यह कोई छोटा फॉल्ट नहीं है। एल्टीट्यूड गिरने लगी, फ्यूल कंजम्पशन अचानक बढ़ गया। रेडियो पर मैसेज भेजा गया लेकिन सिग्नल अनस्टेबल था और कोई क्लियर रिस्पांस नहीं मिला। जब प्लेन नीचे उतारा गया तो वह कंट्रोल्ड लैंडिंग नहीं थी, वह एक क्रैश था। जहाज बुरी तरह टूट गया। कुछ क्रू घायल हुए लेकिन ज्यादातर लोग जिंदा थे और यही बात बाद में सबसे बड़ी समस्या बनने वाली थी। पहले 2 घंटे तक सबको लगा कि रेस्क्यू आएगा। क्रू ने रेक के पास ही रहना सही समझा, लेकिन जैसे जैसे सूरज और ऊपर चढ़ता गया यह साफ होने लगा कि यह इलाका इतना रिमोट है कि यहां सर्च भी आसान नहीं है। पानी लिमिटेड था, रेडियो काम नहीं कर रहा था और प्लेन अब सिर्फ मेटल का ढेर बन चुका था। तभी पहली बार किसी ने जोर से कहा, अगर यहां से निकलना है तो सिर्फ इंतजार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यहीं से कहानी असल में शुरू होती है। क्रैश के बाद लगभग 8 घंटे हो चुके थे। सूरज अब सिर के ठीक ऊपर था। गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि प्लेन का मेटल छूते ही हाथ अपने आप पीछे खिंच जाता। क्रू ने रेक के आसपास छाया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जो भी छाया थी वह कुछ मिनटों से ज्यादा काम नहीं आ रही थी। पानी की बोतलें गिनी गईं और साफ हो गया, अगर इसी रफ्तार से समय गुजरा तो 2 दिन भी निकालना मुश्किल होगा। रेडियो पूरी तरह डेड था। सिग्नल के नाम पर सिर्फ स्टैटिक सुनाई देता था। पायलट अब भी मान रहा था कि सर्च एयरक्राफ्ट भेजे जा चुके होंगे, लेकिन नेविगेटर ने मैप देखा और उसे समझ आ गया कि यह इलाका इतना खाली है कि कोई भी यहां सीधे नहीं आता जब तक उसे एग्जैक्ट लोकेशन पता ना हो। लगभग 12 घंटे बाद जब सूरज ढलने लगा, क्रू के बीच पहली बार खुली बहस हुई। एक तरफ वो लोग थे जो रेक के पास रुकना चाहते थे क्योंकि नियम यही कहते हैं, और दूसरी तरफ वो जो कह रहे थे नियम उन जगहों के लिए बनाए जाते हैं जहां लोग मिलते हैं, इस रेगिस्तान के लिए नहीं। उसी बहस के बीच एक इंजीनियर ने टूटी हुई बॉडी और विंग्स को ध्यान से देखा। उसने कोई ड्रामेटिक बात नहीं कही, बस इतना बोला, यह प्लेन उड़ने लायक नहीं है, लेकिन इसके पार्ट्स बेकार भी नहीं हैं। अगर सही तरह से सोचा जाए तो शायद यही रेक बाहर निकलने का एकमात्र जरिया बन सकता है। उस वक्त किसी को यह आइडिया समझ नहीं आया, लेकिन सबको यह एहसास हो गया कि वे यहां फंसे हुए लगभग 1 दिन पूरे करने वाले हैं और हर गुजरता घंटा उनकी चॉइसेस को कम करता जा रहा है। रात ठंडी होने लगी। दिन की गर्मी सबकी ताकत पहले ही निकाल चुकी थी। क्रू थक चुका था, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी क्योंकि दिमाग लगातार यही सोच रहा था, अगला दिन कैसे निकलेगा। इंजीनियर दोबारा रेक के पास गया। इस बार उसने विंग के टूटे हिस्से और फ्यूजलेज को ऐसे देखा जैसे कोई कबाड़ नहीं बल्कि एक पजल। उसने पायलट को बुलाया और बिना घुमाए कहा, अगर हम यहां बैठे रहे तो शायद 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे, लेकिन अगर रिस्क लिया जाए तो एक छोटा चांस है कि हम खुद को बचा सकते हैं। उसका आइडिया सिंपल था लेकिन सुनने में पागलपन जैसा। वह कह रहा था, इस टूटे हुए कार्गो प्लेन से एक छोटा हल्का प्लेन बनाया जा सकता है। ऐसा प्लेन जो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ेगा लेकिन इतना जरूर उड़ेगा कि उन्हें इस रेगिस्तान से बाहर निकाल सके। पायलट को यह बात बेवकूफी लगी। बाकी क्रू चुप था क्योंकि सब समझ रहे थे अगर यह आइडिया फेल हुआ तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। नेविगेटर ने मैप देखा और एक बात साफ हो गई, पैदल निकलने का मतलब धीरे धीरे मरना है। अब वे यहां फंसे हुए 1 दिन से ज्यादा हो चुके थे और पहली बार ऐसा लगा कि उनके पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, या तो कुछ ऐसा करें जो कभी नहीं किया गया, या फिर इंतजार करें और खत्म हो जाए। शरीर थकान और पानी की कमी से सुस्त पड़ने लगा था। जो लोग पहले शांत दिख रहे थे वे अब छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगे थे, क्योंकि जब हालात बिगड़ते हैं तो सबसे पहले इंसान का धैर्य टूटता है।
पायलट साफ कह रहा था कि व्रेक के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब आखिरी सुरक्षित जगह को भी बर्बाद करना है। उसका मानना था कि रेस्क्यू देर से सही लेकिन आएगी। इंजीनियर का तर्क अलग था। उसका कहना था यह इलाका इतना बड़ा और खाली है कि बिना एग्जैक्ट लोकेशन के किसी का यहां पहुंचना किस्मत पर छोड़ने जैसा है। बहस अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रही। आवाजें ऊंची होने लगीं और पहली बार ऐसा लगा कि यह ग्रुप हालात से नहीं बल्कि आपस में ही हार सकता है। उसी दौरान नेविगेटर ने मैप की तरफ देखा और क्वाइटली बताया, मैप के हिसाब से सबसे नजदीकी इनहैबिटेड एरिया कई 100 किलोमीटर दूर है और उस दिशा में पैदल निकलना मौजूदा पानी की हालत में प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लगभग 32 घंटे बीत चुके थे। सूरज फिर से ऊपर चढ़ने वाला था और सब समझ चुके थे कि अगला दिन पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। आखिरकार पायलट ने रिलक्टेंटली इंजीनियर को लिमिटेड काम की इजाजत दी। शर्त बस इतनी थी, अगर यह कोशिश बेकार निकली तो व्रेक के आखिरी यूजेबल हिस्से भी नहीं खोए जाने चाहिए। यह कोई पूरी मंजूरी नहीं थी लेकिन इंजीनियर के लिए इतना काफी था। और उसी पल सबको यह एहसास हुआ, अब वे सिर्फ फंसे हुए लोग नहीं रहे, वे एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुके थे। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट या तो उड़ान होगा या पूरी तरह खत्म हो जाना। और सबसे डरावनी बात यह थी, पीछे हटने का रास्ता धीरे धीरे बंद हो रहा था। रात फिर से गुजर चुकी थी। सुबह की धूप के साथ थकान भी लौट आई। इंजीनियर ने काम शुरू कर दिया लेकिन बहुत जल्दी साफ हो गया कि प्रॉब्लम सिर्फ आइडिया की नहीं, हालात की भी है। टूल्स अधूरे थे, स्पेयर पार्ट्स सीमित थे और हर काम इम्प्रोवाइजेशन से करना पड़ रहा था। क्रू में से कुछ लोग मदद कर रहे थे, बाकी चुपचाप दूर बैठे देख रहे थे कि यह सच में कोई रास्ता है या सिर्फ समय बर्बाद किया जा रहा है। उसी बीच एक क्रूशल हिस्सा निकालते वक्त गलती हो गई। मेटल क्रैक हुआ और एक कंपोनेंट पूरी तरह बेकार हो गया। इंजीनियर ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसके चेहरे से साफ था, यह नुकसान छोटा नहीं है। पायलट को यही प्रूफ लगा कि यह एक्सपेरिमेंट शुरू से ही गलत था। उसने साफ शब्दों में कहा, अब और जोखिम नहीं लिया जा सकता क्योंकि अगर व्रेक पूरी तरह बेकार हो गया तो बचने का कोई चांस नहीं बचेगा। बहस फिर शुरू हुई, आवाजें फिर तेज हो गईं और उसी दौरान नेविगेटर ने पानी का हिसाब बताया। अब लगभग आधा पानी खत्म हो चुका था और अभी तक कोई उड़ान, कोई रेस्क्यू, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब वे यहां फंसे हुए करीब 2 दिन पूरे कर चुके थे और पहली बार सबको समझ आया, यह सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, यह टाइम की लड़ाई है और टाइम उनके खिलाफ काम कर रहा है। अगर काम अभी नहीं बढ़ा तो शायद बाद में काम बढ़ाने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। क्रैश के बाद अब लगभग 48 घंटे हो चुके थे। 2 पूरे दिन रेगिस्तान में फंसे रहने के बाद शरीर की हालत ऐसी हो चुकी थी कि हर हरकत सोच समझकर करनी पड़ रही थी। इंजीनियर जानता था, अगर अभी काम नहीं बढ़ाया गया तो यह आइडिया सिर्फ कागज पर ही रह जाएगा। इसीलिए उसने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी ने उससे मांगा नहीं था। उसने प्लेन के उस हिस्से को भी काटना शुरू कर दिया जिसे पायलट अब तक बचाकर रखना चाहता था, क्योंकि इंजीनियर के हिसाब से अगर नया प्लेन बनना है तो उसे हल्का होना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए पुराने स्ट्रक्चर को पूरी तरह सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े। जब पायलट को यह पता चला, वह गुस्से में आ गया क्योंकि अब साफ हो चुका था, वापस लौटने का रास्ता ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। व्रेक अब पहले जैसा नहीं रहा और अगर यह प्लान फेल हुआ तो न उड़ान बचेगी न शेल्टर। उसी वक्त नेविगेटर ने मैप और डिस्टेंस दोबारा कैलकुलेट किया और साफ कहा, पैदल निकलने का ऑप्शन अब प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है। पानी इतना नहीं बचा कि अगले 2 दिन और निकाले जा सकें। अब वे यहां फंसे हुए लगभग 50 घंटे पूरे करने वाले थे और पहली बार पायलट ने भी मान लिया, कंट्रोल अब उसके हाथ में नहीं, कंट्रोल अब हालात के हाथ में है और इस अधूरे प्लेन के हाथ में। फैसला ले लिया गया था। अब सवाल सिर्फ यह था, क्या यह चीज जमीन से उठ भी पाएगी या नहीं। क्रैश के बाद करीब 3 दिन रेगिस्तान में गुजारने के बाद सब समझ चुके थे, थकान सिर्फ शरीर में नहीं फैसलों में भी उतर चुकी है। और यही वजह थी कि जब इंजीनियर ने इंजन की असली हालत बताई तो कुछ सेकंड तक कोई कुछ बोल नहीं पाया।
प्लेन के दोनों इंजन्स पूरी तरह बेकार नहीं थे, लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वे ज्यादा देर तक स्टेबल पावर नहीं दे सकते थे। इसका मतलब साफ था, अगर यह नया प्लेन हवा में उठा भी तो उसके पास लंबा उड़ने का टाइम नहीं होगा और कोई भी छोटी गलती सीधे जमीन पर वापसी बन सकती है। फ्यूल का हिसाब और भी परेशान करने वाला था। क्रैश के बाद काफी फ्यूल लीक हो चुका था। जो बचा था वह न टेस्ट उड़ान के लिए काफी था, न किसी सेकंड अटेम्प्ट के लिए। यानी यह एक वन शॉट चांस था। एक बार थ्रॉटल बढ़ा तो पीछे लौटने का ऑप्शन खत्म। पायलट अब इस प्लान को पहले जैसी नजर से नहीं देख रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था यह इंजीनियरिंग का एक्सपेरिमेंट नहीं है, यह जजमेंट का सवाल है। और यहां गलत जजमेंट का मतलब किसी एक की नहीं, सबकी मौत हो सकती है। अब वे यहां फंसे हुए लगभग 2.5 दिन पूरे कर चुके थे। पानी लगभग खत्म होने की हालत में था। रात फिर से ठंडी होने वाली थी और अब यह तय करना जरूरी था, और समय लिया जाए या रिस्क लेकर अगले दिन उड़ने की कोशिश की जाए। लेकिन असली सवाल यह नहीं था कि वे कब उड़ेंगे। असल सवाल यह था, क्या यह प्लेन उड़ने लायक है भी या नहीं। 3 दिन और 3 रातें रेगिस्तान में काटने के बाद सबके चेहरे पर एक ही तरह की थकान थी, लेकिन अब उस थकान के साथ एक अजीब सी जल्दबाजी भी जुड़ चुकी थी, क्योंकि पानी लगभग खत्म था और इंतजार करने का मतलब सिर्फ हालत और खराब करना था। नया प्लेन दिखने में उड़ने लायक नहीं लगता था। वह असल प्लेन से छोटा था, हल्का था और उसकी शेप किसी ने किताबों में नहीं देखी थी। फिर भी इंजीनियर को भरोसा था कि अगर फिजिक्स ने साथ दिया तो यह कुछ देर के लिए हवा में टिक सकता है। इंजन स्टार्ट किया गया। आवाज आई, लेकिन स्मूथ नहीं थी। वाइब्रेशन ज्यादा थी और हर झटके के साथ क्रू को लग रहा था कि कहीं कुछ टूट न जाए। पायलट ने थ्रॉटल धीरे धीरे बढ़ाया और प्लेन ने रेत पर चलना शुरू किया। पहले बहुत धीरे, फिर थोड़ा तेज। कुछ सेकंड ऐसे आए जब लगा कि यह एक्सपेरिमेंट काम कर गया है। व्हील्स हल्के होने लगे। सामने की जमीन थोड़ी दूर खिसकती हुई महसूस हुई, लेकिन तभी एक तेज आवाज आई और इंजन की पावर अचानक गिर गई। प्लेन रुक गया। पूरी कोशिश, 3 दिन की मेहनत, सब कुछ एक पल में अधूरा रह गया। और सबसे बुरी बात यह थी कि इस अटेम्प्ट ने बचा हुआ फ्यूल भी काफी हद तक खा लिया था। अब वे यहां फंसे हुए पूरे 3 दिन पार कर चुके थे और उनके पास कोशिश करने के लिए शायद एक ही मौका बचा था। क्रैश के बाद अब लगभग 90 घंटे बीत चुके थे। 4 दिन रेगिस्तान में रहने के बाद हालात इतने साफ हो गए थे कि किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी कि अगला दिन शायद नहीं मिलेगा। पानी की आखिरी बोतलें बची थीं और शरीर पहले ही डिहाइड्रेशन के असर दिखाने लगा था। ऐसे में इंजीनियर और पायलट दोनों जानते थे कि दूसरी कोशिश सिर्फ ऑप्शन नहीं बल्कि मजबूरी है। पहली कोशिश में जो गलत हुआ था उसे जल्दी जल्दी ठीक किया गया। कुछ पार्ट्स बदले गए, कुछ वेट और कम किया गया और कुछ फैसले ऐसे लिए गए जिनका कैलकुलेशन बाद में करने का समय नहीं था, क्योंकि अब सवाल परफेक्शन का नहीं बल्कि पॉसिबिलिटी का था। पायलट ने इस बार कोई लंबी ब्रीफिंग नहीं दी। सबको बस इतना बताया कि अगर प्लेन जमीन से उठा तो वह सीधे आगे ले जाएगा। कोई टर्न नहीं, कोई करेक्शन नहीं, क्योंकि इंजन उतना मार्जिन नहीं देगा। और अगर नहीं उठा तो शायद कोई दूसरा प्लान सोचने के लिए कोई बचेगा भी नहीं। इंजन दोबारा स्टार्ट किया गया। आवाज पहले से ज्यादा रफ थी, लेकिन अब किसी ने इस पर कमेंट नहीं किया। प्लेन रेत पर दौड़ने लगा। स्पीड बढ़ी, वाइब्रेशन बढ़ी और हर सेकंड के साथ यह साफ होता गया कि यह आखिरी मौका है। प्लेन ने रफ्तार पकड़ ली थी। सामने जमीन तेजी से पीछे जा रही थी और उसी पल पायलट को एक ऐसा डिसीजन लेना था जो तय करेगा कि यह कहानी यहीं खत्म होगी या अगले कुछ मिनटों में कुछ और लिखा जाएगा। क्रैश के बाद अब लगभग 96 घंटे हो चुके थे। 4 दिन और 4 रातें रेगिस्तान में गुजारने के बाद शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन इस बार प्लेन को रोकने का कोई ऑप्शन नहीं था। पायलट ने थ्रॉटल पूरी तरह आगे धकेल दिया और सामने फैली रेत तेजी से पीछे भागने लगी। इंजन अपनी लिमिट पर था। वाइब्रेशन इतना था कि कॉकपिट के हर बोल्ट पर शक हो रहा था, लेकिन स्पीड बढ़ रही थी और यही एक चीज थी जो मायने रखती थी। कुछ सेकंड ऐसे आए जब प्लेन अभी भी जमीन को छू रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह कोशिश भी पहली जैसी ही खत्म होगी।
फिर अचानक व्हील्स ने रेत छोड़ दी। प्लेन ज्यादा ऊंचा नहीं उठा, वह बस इतना ऊपर था कि जमीन से अलग हो सके, और वही काफी था। नीचे रेगिस्तान धीरे धीरे पीछे छूट रहा था और कॉकपिट में किसी ने खुशी से चिल्लाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सब जानते थे कि यह अभी जीत नहीं है, बस सांस लेने की एक छोटी सी जगह है। कुछ ही देर बाद दूर एक सेटलमेंट दिखाई दिया, वही पहला पक्का निशान जिसने साबित किया कि यह रिस्क बेकार नहीं गया। लैंडिंग रफ थी, लेकिन प्लेन रुक गया, और इस बार जमीन पर उतरना हार नहीं बल्कि बच जाना था। इस कहानी में किसी ने बहादुरी नहीं दिखाई, किसी ने हीरो बनने की कोशिश नहीं की, बस कुछ लोगों ने हालात के सामने सोच बदलने की हिम्मत की, और वही उन्हें जिंदा बाहर ले आई।